दोस्तों, ये कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये मेरी आप बीती है। ये एक ऐसी डरा देने वाली घटना है जो आपको भी खौफसदा कर सकती है। मेरी एक जरा सी गलती ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी बीवी मुझसे दूर हो गई। मैंने अपना घर अपने हाथों से ही बर्बाद कर दिया। आज मैं इस बात से बहुत पछता रहा हूं कि अगर उस दिन मैं अपने जज्बात पर कंट्रोल कर लेता तो आज शायद ये सब ना होता। उस दिन मैं और मेरी पत्नी रेखा एक पार्टी से वापस आ रहे थे। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था, अजय आज हमें वहीं पर रुक जाना चाहिए था। सब लोग इतना इंसिस्ट कर रहे थे मगर आप नहीं रुके। कभी कभी मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आती। अगर वहीं पर रुक जाते तो इसमें क्या गलत था। देखो ना, इस खौफनाक जंगल से गुजरना कितना खतरनाक काम है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी आ सकता है, बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। तब आप क्या करेंगे? साथियों, रेखा ने जब भूत प्रेत का नाम लिया तो मैं जोरों से हंसने लगा। मैंने उससे कहा कि तुम इस जमाने में भी भूत प्रेतों पर विश्वास करती हो। न जाने क्यों जब भी तुम ऐसी बातें करती हो मुझे बहुत हंसी आती है। मेरी बात सुनने के बाद वो हमेशा की तरह फिर गुस्सा हो गई। मुझसे कहने लगी कि तुम हर बात को मजाक में मत लिया करो। आत्माओं का भी इस दुनिया में वजूद होता है। ठीक जैसे हम लोग रहते हैं वैसे ही उन लोगों का भी जीवन है। मैं उसकी बात सुनकर और जोर से हंस पड़ा। ये सब कहानियां हैं, इनका सच से कोई ताल्लुक नहीं है। हम बातें कर ही रहे थे कि अचानक मेरी गाड़ी एक जगह पर आकर खड़ी हो गई। रेखा तो एकदम से खौफसदा हो गई। चारों ओर खौफनाक जंगल था। मैंने गाड़ी को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की मगर चलने का नाम नहीं ले रही थी। और तो और ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई। अब तो शायद मैं भी घबरा चुका था, लेकिन मुझे अपनी चिंता नहीं थी। मुझे चिंता अपनी बीवी की थी। इतनी रात में उसे लेकर कहां जाता। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि हम गाड़ी में रात नहीं गुजार सकते थे। मैंने रेखा से कहा, समझ में नहीं आता क्या करूं। न जाने क्यों गाड़ी चलने का नाम नहीं ले रही। उसने मुझसे कहा, आप एक काम करें, किसी मैकेनिक को फोन करें। क्या पता यहां आकर वो गाड़ी देख ले, या फिर आप किसी दोस्त को कॉल करें, शायद वो हमें यहां से लेकर चले जाए। मैंने जैसे ही मोबाइल को बाहर निकाला तो एक भी सिग्नल नहीं आ रहा था। मैंने अपने कदम थोड़ी आगे बढ़ाए, सोचा कि शायद सिग्नल आ जाए। पीछे से मुझे आवाज आई, मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं यहां अकेले खड़ी नहीं हो सकती। मैंने रेखा से कहा कि रेखा, सर्दी बहुत ज्यादा है, तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं है। साथियों, रेखा मां बनने वाली थी, इसीलिए मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही थी। मुझसे कहने लगी कि मैं यहां अकेले बैठे बैठे खौफ से मर जाऊंगी, अच्छा होगा अगर आप साथ रहे। खैर, इसके बाद हम दोनों थोड़ा सा आगे गए। मुझे एक तरफ हल्की सी रोशनी भी नजर आई। मैंने रेखा से कहा, अरे इस रोशनी का मतलब है कि शायद जंगल में कोई है, क्या पता वो हमारी मदद कर सके। चलो रेखा, जल्दी से चलो, वरना तुम बारिश में भीग जाओगे, तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है। बस हमें किसी भी तरह उस रोशनी तक पहुंचना है। हो सकता है वहां कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। हम दोनों कदम से कदम मिलाकर चलने लगे। मैं लगातार फोन चेक करता रहा लेकिन सिग्नल नहीं आ रहे थे। हम ठीक जैसे ही रोशनी के पास पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर एक लड़की खड़ी है जिसके हाथ में एक लालटेन है, मगर वो लड़की हमारी तरफ पीठ करके खड़ी थी। उसके हाथ में चमकता लालटेन जो एक और की तरफ रोशनी कर रहा था। वहीं पास में एक छोटी सी झोपड़पट्टी बनी हुई थी। शायद वो लड़की वहीं पर रहती थी। सच कहूं तो मैं तो हैरान ही रह गया। होना भी चाहिए, ऐसे जंगल में किसी लड़की का क्या काम। मैंने हकलाते हुए उससे पूछा, सुनो, हमें कुछ मदद चाहिए। मेरी आवाज सुनने के बाद उसने मुझे पलटकर देखा। यकीन मानिए, मेरी आंखें उसका चेहरा देखकर थम कर रह गई। वाकई बहुत सुंदर थी। इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। सच कहूं तो एक पल के लिए मैं रेखा को भी भूल गया था। यकीन मानिए, रेखा के अलावा मैंने किसी के बारे में ऐसा कुछ नहीं महसूस किया था, मगर उसमें कुछ ऐसी बात थी जिसने चंद पलों के लिए मुझे रेखा से दूर कर दिया। उसने धीरे से कहा, क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? शायद आप अजनबी हैं। मैंने तुरंत कहा, नहीं, हम अजनबी नहीं हैं, हम इसी शहर के रहने वाले हैं। बस ये रोशनी देखकर आपके पास आ गए। जहां थोड़ी ही दूरी पर हमारी गाड़ी खराब हो गई है। बस इस वक्त हमें मदद की जरूरत है। क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो गाड़ी को चेक कर सके, या फिर अगर नहीं जानते तो शायद रात गुजारने की कोई जगह मिल सके। उस लड़की ने मुझसे कहा, आप इस झोपड़पट्टी में रात गुजार सकते हैं। मैं यहाँ अपने पिताजी के साथ रहती हूँ, मगर आज वो किसी काम से शहर गए हैं। शायद बारिश की वजह से फंस गए हैं। मैं उनका इंतजार कर रही थी। दोस्तों, सच कहता हूँ, इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर मैं खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। लेकिन रेखा को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। वो बहुत डर भी रही थी। वो झोपड़ी अंदर से बहुत साफ सुथरी थी, जगह भी काफी खुली थी।
हमारा जमीन पर ही सोने का बंदोबस्त किया गया था। एक तरफ पहनने के लिए कुछ कपड़े और खाने पीने का सामान था। उस लड़की ने ठीक हमसे खाने के लिए पूछा तो मैंने उससे कहा कि हमें भूख नहीं है, खाना हम खा चुके हैं, बस आराम की जरूरत है। वहीं एक तरफ आग जल रही थी। मैं आग के करीब जाकर बैठ गया। उस लड़की ने रेखा को ऊपर उड़ाने के लिए एक बड़ा सा कंबल दिया। रेखा मेरे कानों में कहने लगी कि सुनो, इसमें से अजीब सी बदबू आ रही है, मैं यहां नहीं रह सकती। मैंने उससे कहा, अरे वो तुम्हारे लिए लेकर आई है, इनकार मत करो, ठंड बहुत है, बीमार पड़ जाओगी। वैसे भी हम इनके वहां मेहमान हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बुरा भी मान सकती है। एक बार तो सोचो, उन्होंने हमारी कितनी मदद की है। इसके बाद रेखा खामोशी से कंबल लेकर लेट गई और तो और थोड़ी देर के बाद वो सो भी गई। ठीक आग के एक तरफ वो लड़की और दूसरी तरफ मैं। पूरे कमरे में खामोशी छाई हुई थी। मैं उसकी सुंदरता को देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरी मन की बात समझ गई। कहने लगी, यहाँ करीब एक झोपड़ी और है जो कि बिल्कुल खाली है, अगर तुम चाहो तो वहां पर मेरे साथ चलकर समय गुजार सकते हो। दोस्तों, वो क्या कह रही थी और क्या कहना चाहती थी मैं उसकी बात को अच्छे से समझ चुका था। शायद उसका मतलब था कि उसके मन में कोई बात थी। नहीं मालूम मुझे क्या हुआ, वो लड़की चुपचाप उठी और झोपड़ी से बाहर निकली। ठीक मैं भी एकदम से खड़ा हो गया। मेरी नजरें अपनी पत्नी पर पड़ी। वो सो चुकी थी। मैं ठीक जैसे ही झोपड़ी से बाहर आया तो चारों तरफ अंधेरा था, इतना गहरा अंधेरा जैसे हर चीज को खा जाए। सच कहूं तो एक बार मेरे पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। मैं सच में एक बार कांप कर रह गया। मैं उस लड़के को आवाज देने लगा कि अरे तुम कहाँ हो, मगर ऐसा लग रहा था जैसे आवाज मुझ तक ही वापस आ रही हो। पता नहीं ये लड़की कहाँ रह गई। एक बार को तो मैं परेशान भी हो गया कि कहीं ज्यादा दूर ना निकल गई हो, ऐसा ना हो कि कोई जंगली जानवर उसको नुकसान पहुंचा दे। वैसे तो मैं ये भी जानता था कि वो हमेशा से शायद यहीं रहती है, तो हो सकता है अपनी हिफाजत कर सकती हो। उसी वक्त मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे दूर से एक रोशनी नजर आई। सोचने लगा कितनी दूर है वो झोपड़ी। चलो कोई बात नहीं, मैं चुपचाप दबे कदमों से उस ओर चल पड़ा। अभी मैं कुछ ही दूर चला था कि तभी मुझे छन्न छन्न की आवाज आने लगी। वो रोशनी तो मुझे दूर से नजर आ रही थी, मगर यह आवाज ये तो मेरे बिल्कुल करीब थी। वो किसकी थी? शायद आसपास कोई और भी था। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और इधर उधर देखने लगा। मैंने कहा, अरे रूपा, तुम यहां पर हो? मगर मुझे सिर्फ चूड़ियों की छन छन की आवाज सुनाई दी। उसी वक्त मुझे कोई भागता हुआ झाड़ियों के बीच छुपता हुआ नजर आया। मैं रूपा से कुछ कहने वाला ही था कि अचानक मेरा हाथ किसी ने जोर से पकड़ लिया। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो जो कुछ भी था उसने मेरा हाथ और जोर से पकड़ लिया। मैं चिल्लाने लगा, ये कौन है यहाँ पर? मैंने एक बार दोबारा टॉर्च ऑन किया, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने हाथों की तरफ देखा, हाथों पर पसीना आने लगा था। उस वक्त पहली बार मुझे खौफ महसूस होने लगा। रूपा भी वहां आसपास नहीं थी। एक तरफ मुझे ये भी डर था कहीं मेरी आवाज से मेरी पत्नी ना जाग गई हो। अगर वो उठ जाएगी तो बहुत बड़ा मसला हो सकता था। उसी बीच मुझे दूर से रूपा की आवाज सुनाई दी। कहने लगी कि आप यहां पर आ जाओ, कब से इंतजार कर रही हूं। मैं तुरंत दौड़ता हुआ उसी ओर भागने लगा। वो मुझे कुछ ही दूरी पर नजर आ रही थी। उसके सफेद कपड़े अंधेरे में दिख पा रहे थे। मैंने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि तभी रेखा की आवाज सुनाई दी। वो चिल्ला रही थी। मैं एकदम परेशान हो गया कि आखिर रेखा को क्या हुआ। मैं तुरंत वापस मुड़ा और रेखा को देखने के लिए जाने लगा। सोच रहा था कि रेखा कहीं मुश्किल में तो नहीं है। मैं मुड़कर कुछ ही कदम दौड़ा था कि तभी रूपा की आवाज आई, अरे जल्दी आओ, यहां पर मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक है, शायद सपने से डर गई होगी। तुम आओ, मेरी तरफ आओ। साथियों में एक बार फिर से रूपा की बातों में आ गया। नहीं मालूम उस समय न जाने मुझे क्या हुआ, मेरी सोच जैसे खत्म हो गई थी। बस एक ही ख्याल आ रहा था कि इस वक्त मुझे रूपा के पास जाना चाहिए। मैं भागकर उसकी आवाज की तरफ जाने लगा। भागते भागते मैं काफी दूर निकल आया, ठीक जहां पर वो रोशनी थी। वो रोशनी एक लालटेन की थी जो ठीक जमीन पर पड़ी थी, मगर रूपा वहां कहीं नहीं नजर आई। मैंने तुरंत टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा, मगर वो कहीं भी नहीं दिखी। मैं ठीक वो लालटेन उठाकर एक तरफ चलने लगा। मेरा मोबाइल भी ऑफ हो गया था। कितनी देर तक मैं यहां वहां फिरता रहा, परेशान हो गया कि लड़की कहां गई, कहीं किसी मुश्किल में तो नहीं पड़ गई। आखिरकार बुरी तरह से मायूस होकर मैं वापस उस झोपड़ी की तरफ जाने लगा। मैं उस वक्त इधर उधर आगे पीछे मुड़कर देख रहा था, शायद कहीं तो वो हो सकती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद वो मेरे साथ मजाक कर रही थी। जो भी था वो मुझे कहीं नहीं दिखी। खैर, इन सब के बाद मैं वापस झोपड़ी में आ गया। मैंने देखा कि मेरी पत्नी जमीन पर बैठी हुई है और उसके सारे बाल खुले हुए थे।
शक्ल अजीब सी लग रही थी। मुझे चिंता होने लगी, पता नहीं इसे क्या हो गया। मैंने उससे पूछा कि रेखा तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैं ठीक उसके पास जाकर बैठा। वो मुझे खामोशी से देखने लगी। मैंने उससे कहा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो और ये क्या हाल बना रखा है? मैंने जैसे ही उसका चेहरा अपने हाथ में थामा तो उसने मेरा हाथ जोर से झटका दिया। कहने लगी कि कितनी देर से आपको आवाज दे रही थी मगर तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी। तुम मेरी मदद के लिए बिल्कुल नहीं आए। दोस्तों, रेखा की बात सुनने के बाद मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने उससे कहा कि मुझे लगा बाहर कोई है। चिंता हो रही थी ये कहीं कोई खतरनाक जानवर तो नहीं, इसीलिए मैं बाहर चला गया था। तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने रेखा को चुपचाप दोबारा सुला दिया और फिर बैठकर खुद सोचने लगा, पता नहीं रूपा कहाँ चली गई। मैं पूरी रात आग के पास बैठा रहा। बैठा बैठा बस यही सोचता रहा कि कहीं रूपा को कुछ हो ना गया हो। पूरी रात कट गई। सुबह हुई तो मैं रेखा को लेकर झोपड़ी से बाहर आ गया। रेखा मुझे कुछ अजीब अजीब सी लग रही थी, जैसे पहले से कुछ बदल गई हो। मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। बस जब गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी चल पड़ी, वो भी पहली ही बार में। समझ नहीं आया कि मैंने रात को इतनी कोशिशें की पर अभी एक ही बारी में ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, मैं रेखा को घर छोड़कर वहां से ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में पूरे दिन मुझे रूपा का ही ख्याल था। नहीं मालूम क्यों उस लड़के का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने से हट नहीं रहा था। ऐसा लगा मानो मैं उसे भूल ही नहीं पा रहा था। मन में एक ख्याल आया कि एक बार फिर से मैं उसी जगह पर जाऊंगा और देखूंगा कि रूपा वहां पर है या नहीं। आज भी मुझे वापस आते आते बहुत देर हो गई थी। ठीक उसी जगह पर आकर मैंने गाड़ी को ब्रेक लगा दिया, फिर तेजी से झोपड़ी की तरफ जाने लगा। मैं जैसे ही झोपड़ी के पास पहुंचा तो वहां पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वो ठीक जमीन पर बैठकर मंत्र पढ़ रहा था। बाबा ने आंखें खोली और मुझसे कहा, कैसे आना हुआ बालक? मैं सोच में पड़ गया कि इससे कैसे पूछूं रूपा के बारे में। तभी मेरे मन में ख्याल आया। मैंने उनसे कहा, आपकी बेटी का शुक्रिया अदा करने आया था। कल उन्होंने हमारी बहुत मदद की। गाड़ी खराब हो गई थी तो उसने हमें यहां रहने की जगह दी। दोस्तों, मेरा इतना कहते ही वो आदमी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। कहने लगा, क्या कहा तुमने? इस झोपड़ी में रात भर रहे हो? कौन तुम्हें झोपड़ी में लेकर आया? तबीयत कैसी है तुम्हारी? और तुम्हारी पत्नी ठीक है? मैंने कहा, हम दोनों ठीक है। बाबा मुझे कुछ देर तक देखते रहे। कहने लगे कि अगर तुम्हारी पत्नी की तबीयत या तुम्हारी तबीयत में से किसी की भी खराब हो तो तुम इस मंदिर में आ जाना। मैं इस मंदिर में रहता हूं। मैंने बाबा से कहा, क्या बात कर रहे हो? क्या आप यहां पर नहीं रहते? मैंने ठीक उस झोपड़ी की ओर इशारा किया था। बाबा कहने लगे, मैं आज ही यहां पर आया हूं। मुझे एक जप करना था। मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम्हें अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुम मंदिर चले आना। अभी यहां से जाओ। दोस्तों, मैं खामोशी से वहां से चला गया। सोच रहा था कि रूपा से कैसे बात करूं। शायद बाबा समझ गए थे कि मेरी नजर उनकी बेटी के लिए खराब है, इसीलिए उन्होंने मुझे वहां से भेज दिया। पता नहीं रूपा कहां होगी। खैर, घर पहुंचा तो रेखा अपने कमरे में थी। आज से पहले जब भी मैं घर आता था तो वो मेरा ही इंतजार करती रहती थी और तो और अपने हाथों से मेरे लिए खाना भी लगाती थी। लेकिन आज पता नहीं क्या था, जब मैंने नौकरानी से उसके बारे में पूछा तो नौकरानी मुझे खौफसदा नजरों से देखने लगी। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पास आकर कुछ कहने वाली थी। इतने में ही रेखा आ गई। नौकरानी पीछे हो गई। रेखा नौकरानी से कहने लगी कि तुम मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। कब से कह रही हूं, अभी तक तुम्हारी चाय नहीं बनी। रेखा बहुत गुस्से में थी। इससे पहले मैंने कभी भी उसे ऐसे नौकरों पर चिल्लाते हुए नहीं देखा। मैंने रेखा से कहा कि तुम नौकरानी से कैसे बात कर रही हो रेखा? तुम तो ऐसी नहीं थी। इतना गुस्सा क्यों? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ रख दिया, लेकिन रेखा ने मेरा हाथ दोबारा झटक दिया। कहने लगी, मैं ठीक हूं, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं एकदम से हंस पड़ा। मुझे लगा कि शायद रात वाली बात पर गुस्सा थी। सोचा कि उसकी नाराजगी दूर कर दूंगा, लेकिन रेखा ने मेरे कहने के बावजूद भी मेरे साथ खाना नहीं खाया। खैर, जब नौकरानी चाय लेकर आई तो रेखा ने नौकरानी को कहा कि तुम मेरे साथ कमरे में आओ, कुछ काम है। कमरे में जाने के बाद मुझे नौकरानी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैं सोच में पड़ गया कि शायद कि रेखा को हो क्या गया है। शायद उसने नौकरानी पर हाथ तो नहीं उठा दिया। आज से पहले उसने ये सब कभी नहीं किया। नौकरानी बहुत डरी हुई थी। मैंने उससे पूछा कि तुम इतना क्यों डरी हो, लेकिन सामने से मुझे उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप बर्तन उठाए और वापस अपने क्वार्टर में चली गई। मैंने सोचा कि रेखा को समझाऊंगा कि ऐसे नौकरानी के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसे तो सारे नौकर एक एक करके घर छोड़ देंगे और आज के समय में अच्छा नौकर मिलना बहुत मुश्किल होता है। रेखा मेरी बातें सुनने के बाद
चुपचाप सो गई। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उसे उठाया भी नहीं। अब रात का वक्त था। मुझे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई जंगली जानवर कमरे में घुस आया हो और धीरे धीरे कुछ बोल रहा हो। यकीनन मैं पूरी तरह घबरा गया। मैं तुरंत ही उठकर बैठ गया। बगल में नजर घुमाई तो रेखा बेड पर नहीं थी। वॉशरूम का दरवाजा भी ठीक बंद था। रेखा कहाँ जा सकती है, मैं सोचने लगा। मैंने उसे आवाज दी। मुझे ठीक रेखा की आवाज कमरे के बाहर से सुनाई दी। वो अजीब सी जुबान में कुछ कह रही थी। दरवाजा भी हल्का सा खुला हुआ था। समझ में नहीं आया कि आधी रात को वो कमरे से बाहर क्या कर रही है। खिड़की भी खुली हुई थी, शायद रेखा की आवाज वहीं से आ रही थी। मैं चलकर खिड़की के पास गया और मैंने कहा कि तुम कमरे से बाहर क्या कर रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। वो ठीक मेरी तरफ पीठ करके खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। मैंने उसे 2-3 बार आवाज दी। मैंने उससे कहा, क्या कर रही हो, कमरे में आ जाओ। मगर रेखा किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसे ऐसा देख मैं परेशान हो गया। समझ नहीं है, पता नहीं ये लड़की क्या कर रही है। मैं ठीक जैसे ही आंगन में पहुंचा तो देखा कि उसके सामने बहुत सारे भेड़िया खड़े थे। मैं एकदम हैरान हो गया, खड़ा का खड़ा ही रह गया। मेरे घर में भेड़ियों का क्या काम, और तो और वो घर में कैसे दाखिल हो सकते हैं? क्या वॉचमैन ने दरवाजा खुला छोड़ रखा था और वो है भी नहीं यहाँ? ये सब कैसे हुआ? मैं तेजी से रेखा की तरफ आया। मैं डर रहा था कि कहीं इसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। सच कहता हूं, इतना डर मुझे पहले कभी नहीं लगा था। मैं ठीक जैसे ही पास पहुंचा तो 2-3 भेड़िया अपनी खौफनाक आवाज में रोने लगे। लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक बात तो ये थी कि रेखा भी उन्हीं की तरह रो रही थी। देखकर ऐसा लगता था कि जैसे भेड़ियों के परिवार का हिस्सा हो। सच कहता हूं, मैं अपनी जगह से हिल तक नहीं पाया। मैं ना ठीक रेखा की तरफ जा रहा था और ना ही वापस पीछे की तरफ मेरे कदम पड़ रहे थे। इसके बाद एक अजीब सा सीन दिखा मैंने। वो भेड़िया दीवार से कूदकर बाहर चले गए। इसके बाद घूमकर रेखा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, चेहरा भी अजीब सा हो रहा था। देखते ही देखते उसका चेहरा धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। मैं बुरी तरह घबरा गया। मैं तुरंत वॉचमैन को आवाज देने लगा कि तुम कहाँ हो। मैं चिल्लाता हुआ वॉचमैन को आवाज देने लगा। वॉचमैन भागता हुआ मेरे पास आया, कहने लगा, क्या हुआ साहब, आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक है? मैं उसे गुस्से में घूरने लगा। कहने लगा कि तुम्हारे सामने भेड़िया घर में आ गए। अगर वो रेखा को कोई नुकसान पहुंचा देते तो क्या होता? वॉचमैन मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैं पागल हूं। कहने लगा कि साहब, आपने कोई सपना तो नहीं देखा? भेड़िया घर में कैसे आ सकते हैं? इस सोसाइटी में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तो आसपास कोई जंगल भी नहीं है। मैंने वॉचमैन की बात पर गौर किया, क्योंकि मैं भी यही बात सोच रहा था। मगर मैंने अपनी आंखों से भी तो देखा था, उसे मैं कैसे झुटला दूं? मैंने उससे कहा, ठीक है, तुम अपनी ड्यूटी अच्छे से करो। मैं ठीक रेखा का हाथ पकड़कर वापस कमरे में आ गया। रेखा किसी रोबोट की तरह चलते हुए बेड पर आकर बैठ गई। वो ठीक छत की तरफ देखने लगी। मुझे बहुत कुछ अजीब लग रहा था। रेखा बहुत बदली बदली सी लग रही थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि ये वो नहीं है जिससे मैं प्यार करता हूं। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वो गलती से इस दुनिया में आ गई हो। मैंने उससे कहा कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, या फिर तुम मेरी किसी बात पर गुस्सा हो? सामने से मुझे जवाब मिला, नहीं, मुझे आपकी किसी बात पर कोई गुस्सा नहीं है। मैं सोना चाहती हूं, थक चुकी हूं। इतना कहकर रेखा बेड पर लेट गई। मैं देर रात तक यही सोचता रहा कि ये सब एकदम से कैसे हो गया। विश्वास करने का मन नहीं कर रहा था, मगर सब कुछ झूठ भी तो नहीं था। मैंने हर चीज अपनी आंखों से देखी। मैं कैसे भूल सकता हूं? मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी मेरे दोस्त का कॉल आया। आपको बता दूं कि मेरा दोस्त इंस्पेक्टर है। हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है। उस वक्त मैं उसकी आवाज सुनकर शांति महसूस कर रहा था। एक बार को तो मैंने सोचा कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मैं अपने दोस्त के साथ शेयर करूं। हो सकता है कि शायद वो इन सब में मेरी मदद कर सके। लेकिन जो बात मुझे शंकर ने बताई, उसे सुनकर मैं अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। मैं ठीक गाड़ी लेकर घर से बाहर निकल गया। मैंने गाड़ी ठीक उसी जगह पर रोकी जहां पर मैंने उस वक्त भी रोकी थी। शंकर ठीक रोड पर ही खड़ा था। मैं जैसे ही बाहर निकला तो शंकर ने मुझसे कहा, हौसला रखो अजय, जो मंजर देखने को मिलने वाला है वो बहुत खौफनाक है। मुझे मालूम है कि तुम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दुख है। शंकर ने मुझसे कहा कि यहाँ पर 2 लड़कियों की लाशें मिली है, जिनमें से एक भाभी है और दूसरी लड़की पता नहीं कौन है। आओ मेरे साथ। मैं ठीक उसके साथ उस जगह पर चल पड़ा जहां पर उसके कहने के मुताबिक रेखा की लाश पड़ी थी। मैं जब वहां पहुंचा तो सच में 2 लाशें सामने थी, जिनके ऊपर चादर उड़ी हुई थी। शंकर ने जब चेहरे से चादर हटाई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं कभी शंकर को देखता तो कभी उस लाश की तरफ। सामने रूपा की लाश भी थी। उसे देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया। मुझे आज भी याद है
कि जब वो मुझे अपनी तरफ बुला रही थी तो अचानक गायब हो गई थी। शायद इसे किसी ने मार दिया। पर लेकिन अभी एक लाश पर पर्दा बाकी था। शंकर ने जैसे ही दूसरी लाश के ऊपर से पर्दा हटाया तो मेरे मुंह से एकदम चीख निकल गई। मैंने देखा कि वो बिल्कुल रेखा जैसी थी। मैं तेजी से भागते हुए उसकी तरफ गया। मैं पूछने लगा, ये कौन है? ये रेखा नहीं हो सकती, रेखा तो घर पर सो रही है। शंकर, कौन है ये? मुझे बताओ कौन है? मैं पागलों की तरह उसके चेहरे की तरफ देखते जा रहा था। शंकर कहने लगा, ये रेखा भाभी है। शंकर ने एक ही बात कही कि अभी इन दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं, उसके जरिए पता चल सकता है कि इनकी मौत कैसे हुई। जहां तक मेरा अंदाजा है, शायद इनकी मौत 2-3 दिन पहले हुई है और ये लड़की शायद 1 हफ्ते से यहां पर है, क्योंकि इसकी लाश काफी हद तक खराब हो चुकी है। मैं समझ नहीं पाया आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैं उससे कहने लगा कि तुम मेरी बात का विश्वास करो, मैं उसे अभी अभी घर छोड़कर आया हूं, वो घर पर है। शंकर ने मुझे तुरंत गले से लगा लिया। मैं फूट फूट कर रोता रहा। शंकर ने कहा, फिक्र मत करो, जो सच है वो सामने आ जाएगा। मुझे बस एक ही डर है कि कहीं पुलिस तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व न कर ले। साथियों, मुझे सबसे ज्यादा चिंता तो इस बात की थी कि अगर रेखा 2 दिन पहले मर चुकी है तो जो मेरे साथ घर में रह रही है वो कौन है। मैंने शंकर को सारी बातें बताई। शंकर ने मुझसे कहा, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ और तुम अब भी ये मानने को तैयार नहीं हो। इसके बाद हम वापस घर आ गए। रूपा के बारे में पता चल गया था कि वो कौन थी। वो एक हॉस्पिटल की स्टूडेंट थी। पढ़ाई के सिलसिले में वो शहर में रह रही थी। उसका ताल्लुक गांव से था। उसकी मौत भी कुछ अजीब तरीके से हुई। उसके दोस्तों ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में वो अजीब सी हरकतें कर रही थी। वो किसी के साथ अच्छे तरीके से बात नहीं करती थी, सबके साथ लड़ाई झगड़ा कर रही थी। फिर एक दिन जब वो यहां से गई तो कभी वापस ही नहीं आई। मैंने शंकर से कहा, शंकर, मेरी पत्नी तो बच्चे की मां बनने वाली थी। मैंने कितना कुछ सोचा था। अब मेरी पत्नी मुझसे बिछड़ गई। भगवान उसकी रक्षा करे। अगर वो कहीं जिंदा है तो जल्द ही मेरे पास लौट आए। सच कहूं तो मैं विश्वास करने को तैयार ही नहीं था कि वो मर चुकी है। खैर, उस रात मैं अपने कमरे में सो रहा था जब मुझे रेखा की आवाज आने लगी। कह रही थी कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, आ जाओ मेरे पास। मैं अचानक बेड पर उठकर बैठ गया। आवाज तो रेखा की ही थी। एक बार को तो मैं खुशी से पागल हो गया। कहने लगा कि रेखा, तुम जिंदा हो? कहां हो तुम? मैं बेड से उठकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज तो आ रही थी पर न जाने कहां थी। मैंने पूरा कमरा अच्छे से देखा, मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। इसके बाद वो कहने लगी कि एक बार ऊपर देखो। तुमने हर तरफ देखा पर एक बार ऊपर देखो। मैंने जैसे ही ऊपर देखा तो मेरा खौफ से बुरा हाल हो गया। ऊपर रूपा लटकी हुई थी और जोर जोर से हंस रही थी। मैं उसे देखकर बुरी तरह घबरा गया। मैंने दोनों हाथों से दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, मगर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने जकड़ रखा हो। वो मुझसे कह रही थी कि तुम नहीं बचोगे। तुम्हें बहुत शौक था ना लड़की की सुंदरता देखकर अकेलेपन से फायदा उठाने का। आओ मुझसे फायदा उठाओ। मैंने उससे कहा कि मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दो। बस इतना बता दो कि तुम हो कौन। उसने कहा, मैं एक छलावा हूं। मैं लोगों की जिंदगी छीनकर उसके हिस्से की जिंदगी खुद जीता हूं। मैं हर किसी का रूप ले सकता हूं और मैं ही अब तक तुम्हारी पत्नी के रूप में तुम्हारे साथ रह रहा था। अच्छा होता अगर उसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा देता, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी लाश को ठिकाने लगा दूंगा। किसी को पता तक नहीं चलेगा। बोलते बोलते वो धीरे धीरे मेरी तरफ आता रहा। दरवाजा अपने आप खुल गया। उसके दोनों हाथ मेरी गर्दन दबाने लगे। मैं खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी शक्तियां मुझसे बहुत ज्यादा थी। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। अचानक मेरी नजर दरवाजे पर पड़ी। सामने शंकर का चेहरा नजर आया। शंकर के साथ ठीक एक आदमी था जो देखने में तांत्रिक की तरह नजर आ रहा था। उसका चेहरा मुझे देखा हुआ लग रहा था। वो तांत्रिक ठीक मेरे करीब आया। उसके हाथ में एक पानी की बोतल थी। उसने ठीक उस छलावे के ऊपर पानी डालना शुरू किया। अचानक से वो छलावा बुरी तरह चिल्लाने लगा और तो और उसके शरीर में आग लग गई। उसने मुझे एकदम से छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही मैं जमीन पर जा गिरा। शंकर भागकर मेरी तरफ आया। कहने लगा, तुम ठीक तो हो? मैंने कहीं कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? दूसरी तरफ छलावा जलने के बाद गायब हो गया। शायद वो जा चुका था। यकीन नहीं होता, यह सब कुछ मेरे लिए किसी सपने जैसा था। अचानक ही मेरा हंसता बसता जीवन बर्बाद हो गया था। पता नहीं इस छलावे ने और कितने लोगों का जीवन बर्बाद किया होगा। मैंने शंकर से पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं किसी मुश्किल में हूं। शंकर ने बताया, जब हम दोबारा जंगल में तफ्तीश करने गए तब वहां पर इनसे मुलाकात हुई।
इनसे जब मैंने इस बात का जिक्र किया तभी एकदम तुम्हारी मदद को तैयार हो गए। इन्होंने बताया था कि वो एक छलावा है, उसने रेखा को मारकर उसका रूप अपनाया था, फिर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर भी चला गया। बाबा ने ये तक बताया कि अब उसका राज खुल चुका है, अब वो ज्यादा देर तक इस रूप में नहीं रहेगा, उसे अब ठीक नए रूप की जरूरत होगी। बाबा को पूरा विश्वास था कि वो छलावा तुम तक जरूर आएगा। वो तो वक्त पर हम यहां पहुंच गए, वरना शायद तुम बच भी नहीं पाते। दोस्तों, अब इस बात को बहुत साल बीत चुके हैं, मगर आज भी मुझे ये वाक्य पूरी अच्छी तरह से याद है। मैं इसे कभी भूल नहीं पाऊंगा। शायद अगर उस रात मेरी नियत में खोट ना होता और ना ही मैं उस लड़की के चक्कर में फंसता और ना ही ये सब कुछ होता, मगर अब बाकी का जीवन अब मैं शायद इसी पछतावे के साथ बिताऊंगा।